आखिरकार मोदी सरकार 2.0 की ये आखिरी पूर्णकालिक बजट, और ये बजट में क्या खास रहा आप लगातार विस्तार से दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह। जनरल साहब, जिस तरह से बजट, चाहे मिडिल क्लास की बात किया जाए, किसान की बात किया जाए, बजट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं बजट में देखता हूँ ये है कि इस बजट के अंदर एक पुराने बजट, जो बजट 3 हमारे जो निकले हैं, उनकी कंटिन्यूटी। दूसरी चीज़ इसके अंदर खासियत ये है कि ये अमृतकाल, अगले 25 वर्ष का की नींव का पहला बजट है, और इसके अंदर उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है जो आगे आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत की दशा को, जो दिखती है दुनिया को, बेहतर कैसे बने, उसकी नींव इस बजट ने रखनी। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिससे अगर मैं ये कहूँ कि समावेशी बजट, सब वर्ग इसके अंदर शामिल है, इंडस्ट्री इसमें शामिल है, मध्यम वर्ग इसमें शामिल है, किसान इसमें शामिल है, महिलाएं हैं, युवक हैं, एक समावेशी बजट है। लेकिन जनरल साहब, ऐसे समय में बजट पेश किया गया जबकि 9 राज्यों में चुनाव हैं, साथ ही साथ आम चुनाव भी ज़्यादा समय नहीं है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि ये जो है चुनावी खाली पुलाव है। राकेश जी, ऐसा है, चुनाव तो समय बंधा हुआ है। इनका चुनाव, इन स्टेट्स के अंदर चुनाव 5 साल पहले भी हुए थे, तब भी बजट आया था। तो ये जो विपक्ष की जो दलील है ना, ये बेसिर पैर की है। चुनाव होते हैं, बजट आता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, और इस बजट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप के अंदर अलग हैं। उदाहरण के तौर पर तकरीबन 81 लाख महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है। आज तक क्या किसी ने सोचा था कि इन समूहों का इकट्ठा किया जाए, संकलन किया जाए और उनको एक बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर खड़ा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये हमारी महिलाएं जो हैं ये हमारे आर्थिक नीतियों में भी शामिल होंगी, पूरे ग्रामीण इलाके की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बदलाव आएगा और स्वावलंबन हमारी महिलाओं का बढ़ेगा। क्या ये चुनावी चीज़ है? क्या चल रही है? हम जाते हैं गांवों के अंदर, हम अलग अलग, जब कृषि मेला लगता है और कुछ लगता है और कुछ लगता है, महिला समूह आते हैं, और मैंने जब से महिला समूहों ने काम करना शुरू किया है हमारी सरकार के अंदर, एक बदलाव देखा है। शुरू में जो चीज़ें बनती थी और अब जो चीज़ें बन रही हैं, और ये जब चीज़ इनको इकट्ठा करके इनको एक बड़े समूह के रूप में, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक बड़ी भारी ताकत बनेगी। जनरल साहब, किसानों को लेकर, क्योंकि किसान के आय दुगना करना मोदी सरकार की बड़ी जो है आप लोगों ने टारगेट किया था, इस बजट में किसानों को लेकर पिटारा में क्या है? कई चीज़ें, उसको अच्छी पौध और सीड कैसे मिले, लागत उसमें लगती है ना। उसको ऐसी खाद कैसे मिले जिसमें केमिकल कम हो, उसको प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे ले जाया जाए, जो उसको सम्मान निधि दी जा रही है, जो उसकी लागत के बचाव के लिए है, तभी तो उसकी आमदनी दुगनी होगी। और उसके बाद एक चीज़ और की गई है, अलग अलग जगह पर कैसे हम कोऑपरेटिव्स बना सकें। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, अगर जिस दिन कोऑपरेटिव बनेंगे वो अपने वेयर हाउस अपने गांव के नज़दीक बनाएगा, अन्न वहाँ पे इकट्ठा करेगा। जब अन्न वहाँ पर
अभी तो एफसीआई को देता है, वहां पर उसका स्टोरेज होगा, जब दाम बढ़ेंगे उसके हिसाब से बेचेगा, इनकम उसकी दुगनी हो जाएगी। तो ये कई चीज़ें की गई हैं और मेरा मानना है कि देखिए हर एक चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। मुझे इसमें किसान के लिए कुछ हमको रेवड़ी नहीं बांटी गई। आप मोदी जी के नीचे जितने भी बजट आए उनके अंदर एक खासियत देखिएगा, रेवड़ी किसी को नहीं बांटी गई, लेकिन सबको सक्षम बनाया गया है कि वो रेवड़ी की जगह जलेबी खा सकें। जब सक्षम होगा आदमी तभी तो काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत पर भी काफी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, युवा उद्यमों के लिए जोर दिया गया है, कौशल विकास के ऊपर जोर दिया गया है। उसी से फिर लोगों को नौकरी मिलेगी, उसी से लोग बाग स्टार्टअप्स के अंदर जाएंगे। स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत जोर है, फार्म के उसमें स्टार्टअप्स के लिए जोर दिया गया कि कृषि सेक्टर के अंदर। तो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन दोनों को मिलाकर कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत मजबूत सेक्टर बने। जनरल साहब, आप ऐसे पर किसान परिवार से आते हैं, आपने सेना थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दो विभाग संभाल रहे हैं आपने इस बजट को लेकर एक आम आदमी के रूप में, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, आप आम आदमी के रूप में किस तरह से सही बात कीजिएगा, क्योंकि जनरल साहब सही बातों के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए, तो मैं सही बात करूंगा। हर बजट के अंदर सबकी एक वो होती है, मुझे इसमें क्या मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब्स जो अब बने हैं और जो राहत मिली है लोगों को, बहुत बड़ी राहत है। दूसरी चीज, जो सीनियर सिटीजन्स थे, पहले 15 लाख तक जो उनकी सेविंग होती थी, उसके ऊपर सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर उस पर उनको फ़ायदा मिलता था, उसको बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, 30 लाख कर दिया गया। उनके लिए भी एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे हवाई यातायात का हो, अब की बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह की इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड रहता है। जब आप एक घर बनाते हैं या कोई कॉलोनी बनाते हैं, या वो आपको बढ़े की भी ज़रूरत पड़ती है, कील की भी ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, बिजली के तार की भी ज़रूरत पड़ती है। सब अलग अलग इंडस्ट्री है, कम से कम 200-300 इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो ज़्यादा पैसा अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके अंदर जाता है, वर्गों के अंदर, और वो जब उनके पास जाएगा तो खर्च करेंगे, जब वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी और अच्छी चलेगी। तो ये एक बजट की खासियत है कि ये कैपेक्स ओरिएंटेड बजट है। जितना खर्च होगा उतना देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और तभी हम एक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तभी हम उसको ले जा सकते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अब आप अगर यहाँ से अमृतसर 4.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं, जो नई हमारी जो रोड बन रही है, इसका मतलब ये है कि सामान की ढुलाई भी आपकी आएगी, सामान की ढुलाई कम समय में पहुँचेगी। जब कम समय में पहुँचेगी, उसको ज़्यादा देर तक तो सस्ती पड़ेगी। तो ओवरऑल जो आइटम है जो कि यहाँ से अमृतसर जा रहा है, अमृतसर से यहाँ पर आ रहा है, उसका दाम कम होगा, सबका फ़ायदा होगा उसके अंदर। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना देश के विकास की गति बढ़ेगी। महिलाओं को लेकर ये लगातार विपक्ष भी कर रहा था कि महिलाओं के लिए जिस तरह से महंगाई एक अहम मसला था, आप महिलाओं को लेकर इस बजट में किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार महिलाओं को क्या मिला आखिर, क्योंकि इसमें कई बचत योजनाओं को भी शुरू करने की बात कही गई। जो एक महिला सेविंग स्कीम थी पहले, जिसके अंदर 2 साल के लिए निवेश था, और उसको अब
जो उसके ब्याज की दर है वो बढ़ा दी गई है, 7.5% उसको ब्याज मिलेगा। और ये कोई भी लड़की या महिला के नाम से 2 साल के लिए खुलवाया जा सकता है। एक अच्छा वो है, यानी कि जो उनकी बचत होती है उस पर उनको मुनाफा मिलेगा। और 7.5 की दर बहुत अच्छी दर है। आज की दर में बैंक नहीं देता आपको 5.5-6% के ऊपर छोड़ देता है। जी जी। तो ये एक महिलाओं की जो बचत है वो किसी मटके में छिपा के रखें, उसकी जगह वो अब बैंक के अंदर महिला सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर डाल सकती हैं, आगे चल के उनको फ़ायदा होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर उनका स्वावलंबन बढ़ेगा, उनकी उद्यमिता बढ़ेगी। और एक उनके अंदर एक वो भाव जो आज हम देखते हैं गांव देहात में, एक वो भाव है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बड़े वो गर्व से कहते हैं जी हमने बनाया है, शुद्ध है, और जब वो बनाया है, शुद्ध है, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी तो देखिए कितना बड़ा फायदा उसको पहुंचेगा। ये विलेज की बात किया जाए, ग्राम जहाँ की देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, जनरल साहब, गांव को लेकर इस बजट में क्या आप मानते हैं कि संतुलन ठीक बनाया गया है क्या? देखिए, गांव के लिए तो पहले से ही कार्य किया जा रहा है। आखिर ग्रामीण आवास के लिए कोशिश की गई है। अभी पीएम आवास के अंदर भी ज़्यादा उसका और उसके लिए प्रावधान किया गया है। टॉयलेट्स का जो सिस्टम था पहले गांव में नहीं था, गांव के लिए भी वो ठीक हो रहा है। एक ग्रीन ग्रोथ के ऊपर जो जोर दिया गया है, ताकि आप हर चीज़ के जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम कम कर सकें, और जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको बढ़ा सकें। हम कैसे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कार्बन कम पड़े। तो गोवर्धन की बात की गई है, बायोगैस की बात की गई है, बायोमास का संकलन करके कैसे उसका इस्तेमाल होगा उसकी बात की गई है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं महिलाएं, क्योंकि 50% हमारी आबादी महिलाओं की है, उनके लिए भी फ़ायदा है। जनरल साहब, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे थे, इस बजट में 10 लाख रुपए खर्च करने का जो है इसमें ऐलान गया है। क्या इससे हमारी इकोनॉमी को और बूस्टअप होगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको इससे पहले बताया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप खर्च करें तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वो पैसा जाता है, और इसीलिए चारों तरफ उसका फैलाव दिखाई देता है। यानी अगर कोई एयरपोर्ट बन रहा है तो सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, सीमेंट उसके लिए कहीं से आ रही है, रोड़ी उसके लिए कहीं से आ रही है, बायोटेमिन उसके लिए कहीं से आ रहा है, स्टील उसके लिए कहीं से आ रहा है, ईंट उसके लिए कहीं से आ रही है, लेबर कहीं से आ रहा है। एक पूरा एक लंबा चौड़ा काम शुरू होता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.